आइए आज हम स्टडी करेंगे उदाहरण 1.9। कह रहा है दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जिनके परिमाण क्रमशः +10⁻⁸ कूलाम तथा -10⁻⁻8 कूलाम है, एक दूसरे से 0.1 मीटर दूरी पर रखे हैं। चित्र 1.14 में दर्शाए बिंदुओं ए बी सी पर विद्युत क्षेत्र परिकलन कीजिए। तो बिंदु ए बी सी पर 3 जगह हमें विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ए बी और सी। तो देखिए कैसे इसको निकालेंगे। तो जैसा इसमें बनाया गया उस आधार पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ बिंदु ए पर (0.1) पर है Q1 Q2, ये बीच की दूरी दे दिया है, 2 भागों में दे दिया है। तो ए बी सी पर विद्युत क्षेत्र हमको बताना है। तो पहले हम बिंदु ए पर बात करते हैं। तो Q1 और Q2 +10⁻⁸ कूलाम तथा -10⁻⁸ कूलाम, यानी यहाँ पर निगेटिव चार्ज है Q2 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेखाएं होंगी वो बाहर की ओर होंगी और माइनस के कारण अंदर की होंगी। ये देखिए प्लस लिखा है और ये माइनस, जैसा हमने पीछे चित्र में देखा था। तो इसके कारण बाहर की ओर होंगी, इसके कारण अंदर की होंगी। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर की होगी। तो इसलिए ए पॉइंट पर ये ई लिख दिया है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इधर की होगी। अब बात करते हैं बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर अगर इसके कारण बात की जाए तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, चूँकि ये धन आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। तो इधर को हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। बी पॉइंट पर ई बी लिख दिया है। अब जो है सी पॉइंट पर अगर देखा जाए तो सी पॉइंट पर इसके कारण अगर देखा जाए Q1 के कारण, तो ये धनात्मक है। तो बाहर की ओर निकलेंगे तो बाहर की तरफ के लिए बाहर को तीर लगा दिया। अगर इसके कारण माना जाए तो ये ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश में अंदर की ओर होती हैं, तो ये इसकी तरफ आती हुई एक ये तीर का निशान लगा दिया गया। अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट यानी परिणामी की बात किया जाए तो इसके समांतर एक ये इधर लाइन खींच लेंगे, इसके समांतर इधर, इसको समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। और वेक्टर वाले चैप्टर यानी सदिश वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये रेखा इधर खींच दिया गया इसके समांतर, ये रेखा इधर खींच दी गई इसके समांतर। जहाँ पर ये दोनों मिलेंगी तो वहाँ पर एक तीर लगा दिया जाएगा और यही तीर का निशान हमारा विद्युत क्षेत्र के परिणामी सदिश को दर्शाएगा। तो इस प्रकार से सी पॉइंट पर हमारा विद्युत क्षेत्र की जो परिणामी दिशा है वो इधर को हो जाएगी, इसके पैरेलल, ई के पैरेलल ईसी हो जाएगी। अब सबको धीरे धीरे कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए धनावेश Q1 के कारण ए पर विद्युत क्षेत्र सदिश E1A, Q1 के कारण ए पर E1A कह दिया है, दाईं ओर निर्दिष्ट है, दाएं हाथ की तरफ। तथा इसका परिमाण E1A = E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। तो Q की वैल्यू पहले 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की पावर -2। तो ये वैल्यू रख दिया 1/4πε0 की। इसके बाद Q/r² होता है। तो Q हमारा Q1 है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 10⁻⁸ कूलाम अपान r² यानी बीच की दूरी। तो Q1 से A के बीच की दूरी 0.05 मीटर है
तो 0.05 मीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए पर हमको बताना इस पॉइंट पर, तो यहाँ से इसकी दूरी लिया जाएगा। विद्युत क्षेत्र में जिस बिंदु पर निकालना है उतनी दूरी ली जाएगी। तो ये दूरी रख दिया 0.05 मीटर का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने पर आ गया 3.6 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन कूलाम की पावर -1। ये ए बिंदु पर इस Q1 चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र आ गया। अब देखिए आवेश Q2 के कारण ए पर विद्युत क्षेत्र सदिश E2a भी दाईं ओर निर्दिष्ट है। अब ये माइनस चार्ज है तो माइनस है, तो अगर माइनस है तो ऋण आवेश में अंदर की ओर आते हैं विद्युत बल रेखाएं, धन आवेश में बाहर की तरफ जाते हैं, तो बाहर की तरफ जाएगी तो ये बाहर की तरफ हो गया। इसमें अंदर की तरफ आएगी तो यही दिशा अंदर की तरफ हो गई, तो इसमें भी दाईं तरफ को ही होगा। तो वही कह रहा है ऋणावेश Q2 के कारण ए पर विद्युत क्षेत्र सदिश E2a भी दाईं ओर निर्दिष्ट है तथा इसका परिमाण EA के समान है। देखिए ये Q2 और Q1 10⁻⁸ यानी परिमाण जो है आवेश का वो बराबर है Q1 और Q2 का, बस केवल चिन्ह अलग अलग है। ये धन है और ऋण है, तो धन और ऋण से केवल विद्युत बल रेखाएं धन में बाहर की ओर निकलेंगी, ऋण में अंदर की ओर जाएंगी, इतना ही अंतर पड़ेगा, बाकी विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर रहेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि इसका परिमाण EA के समान होगा, यानी जो EA निकला है इतना ही परिमाण होगा। आता है ए पर कुल विद्युत क्षेत्र EA का परिमाण। तो अब देखिए यहाँ पर Q1 के द्वारा निकाला गया था, अब Q2 के द्वारा भी इतना ही होगा, बस चिन्ह अलग होगा ये। तो अब देखिए कह रहा है कि ए पर कुल विद्युत क्षेत्र EA का परिमाण, परिमाण तो इसमें चिन्ह से मतलब नहीं है, केवल संख्या से मतलब है। तो इसकी भी विद्युत क्षेत्र उतना ही है, इसका भी उतना है, वो अलग बात है कि प्रभाव इसमें निगेटिव है इसमें पॉजिटिव है। तो परिमाण निकालना है तो चिन्ह से मतलब ही नहीं रहेगा। तो इतना प्लस इतना अगर जोड़ दिया जाए तो इन दोनों के कारण इस जगह प्रभाव आ जाएगा। तो EA बराबर EA1 प्लस EA2 बराबर 7.2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। यह दाईं ओर निर्दिष्ट है, दाईं ओर क्यों है हमने बता दिया। तो ये 3.6 × 10⁴ का 2 गुना है, क्योंकि ये जुड़ेगा 2 बार, क्योंकि इसके कारण भी उतना है इसके कारण भी उतना है, और दोनों का प्रभाव दाईं ओर ही है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो इतना आ गया न्यूटन प्रति कूलाम, ये परिमाण आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है धनावेश Q1 के कारण B पर विद्युत क्षेत्र सदिश E1b बाईं ओर निर्दिष्ट है। अब B पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर, B पॉइंट पर। तो इसके कारण विद्युत बल रेखाएं चूंकि धनावेशित है तो बाहर की ओर निकलेंगे, तो ये बाहर की ओर इधर को जाएगी तथा इसका परिमाण E1b बराबर 1/4πε0 Q/r²। वही फार्मूला लगा देंगे। तो 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और आवेश 10⁻⁸ कूलाम है Q1, और बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है मीटर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी उतना ही आ गया 3.6 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ये B पॉइंट पर, ये भी दूरी देखिए 0.5 मीटर, ये भी 0.5 मीटर है, ये भी 0.5 मीटर, ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये भी पूरा 0.1 ही है, समबाहु त्रिभुज है, लेकिन ये A पॉइंट इनके बीचों बीच माना गया, इसलिए दूरी 0.5 में डिवाइड करना पड़ा। तो देखिए B पॉइंट पर Q1 चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र इतना आ गया। अब आवेश Q2 के कारण B पर विद्युत क्षेत्र सदिश E2b दाईं ओर निर्दिष्ट है तथा इसका परिमाण, अब देखिए अब इसके कारण कह रहा है, तो इसके कारण अगर देखा जाए तो ये दूरी 0.05 0.05 0.05 3 बार जुड़ेगी, तब ये बीच की पूरी दूरी आएगी। तो ये हमारा दूरी हो जाएगी, 3 बार जोड़ेंगे तो 0.15 मीटर हो जाएगा।
ये पूरी जब जोड़ा जाएगा। और दिशा चूंकि ये माइनस है तो इस पॉइंट पर बात करें तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं ऋणात्मक चार्ज में, फिर दिशा इधर को हो जाएगी, दाईं तरफ को। तो इसके कारण बाईं तरफ को और इसके कारण दाईं तरफ को हो जाएगी, जबकि इस पॉइंट पर दोनों के कारण दाईं तरफ को थी। इसको ध्यान दीजिए। तो देखिए Q2 के कारण B पर विद्युत क्षेत्र सदिश E2B दाईं ओर निर्दिष्ट है। B के कारण अभी हमने बताया क्योंकि ऋणात्मक आवेश है तो अंदर की ओर बल रेखाएं आएंगी तो दाईं तरफ को जाएंगे, तथा इसका परिमाण E2B कितना हो जाएगा, वही फार्मूला 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। आवेश का मात्रा 10⁻⁸ कूलाम है। परिमाण निकालना है इसलिए चिन्ह का कोई मतलब नहीं है। और दूरी 0.05 0.05 3 बार जोड़ना पड़ेगा तो आ जाएगा 0.15 मीटर का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। ये बी पॉइंट पर बी के कारण जो है, बी वाले Q2 चार्ज के कारण ये विद्युत क्षेत्र आया, ये Q1 चार्ज के कारण। अब देखिए बी पर कुल विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अब बी पर कुल विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो यहाँ पर दिशाएं अलग अलग हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। ए पर दोनों दाईं तरफ थी तो जुड़ गया था, यहाँ पर एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ है, तो जो ज्यादा होगा E1B में E2B घटा देंगे, क्योंकि जो नज़दीक है उसका परिमाण ज़्यादा होगा, जो कम है उसका कम होगा, तो E1B माइनस E2B हो जाएगा। तो जो ज़्यादा होगा प्रभावी उसी तरफ होगा, तो E2B हो गया E1B माइनस E2B। तो E1B हमारा इतना है और माइनस E2B हमारा इतना है, तो इसमें से इतना जब घटाया गया तो ये हमारा आ गया 3.2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। यह बाईं ओर निर्दिष्ट है। बाईं ओर क्यों निर्दिष्ट है, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, ये 10⁴ है, देखिए 10⁻³ है, इसमें 4 जीरो लगेंगे, इसमें 3, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ज़्यादा होगा, चूंकि ये ज़्यादा है इससे, इसलिए प्रभावी EB2 की तरफ ही होगा। तो EB2 बाईं तरफ था तो प्रभावी बाईं तरफ ही होगा, तो यह बाईं ओर निर्दिष्ट है। अब देखिए Q1 तथा Q2 में प्रत्येक के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र सदिश का परिमाण समान है। Q1 तथा Q2 में प्रत्येक के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र सदिश का परिमाण समान है। परिमाण दिशा से मतलब नहीं, तो जाहिर सी बात है कि Q1 और Q2 10⁻⁸ कूलाम चार्ज बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि उसका परिमाण भी बराबर होगा। आता है E1C बराबर E2C बराबर, फिर वही फार्मूला लगा देंगे 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर इंटू जो चार्ज है वो 10⁻⁸ कूलाम होगा सी बिंदु पर। तो ये किसी एक चार्ज को ले लिया जाएगा 10⁻⁸ कूलाम अपान बीच की दूरी 0.10 मीटर का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर Q1 के कारण और Q2 के कारण जो परिणामी है किसी एक के बराबर है, खुद कह रहा है, तो किसी एक चार्ज को यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर हैं तो 10⁻⁸ कूलाम रख दिया गया अपान बीच की दूरी 0.10 मीटर स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर Q1 के कारण ये दिशा हो गई, Q2 के कारण ये इधर को दिशा हो गई, ये बीच का कोण 120 डिग्री है। तो जाहिर सी बात हमने बताया था कि 120 डिग्री पर अगर कोई दो बल लग रहे हैं तो अगर दोनों बल समान हैं तो उनका परिणामी भी किसी एक के बराबर होता है। पीछे कई बार निकाल चुके हैं। तो चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण
60 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि ये रेखा आगे बढ़ा दी जाए तो ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा। तो जब ये 60 है तो ये इतना बचा 120 है, तो 120 डिग्री पर ये विद्युत क्षेत्र काम कर रहे हैं और दोनों बराबर हैं। तो जाहिर सी बात है इनका परिणामी जो इधर को होगा इनमें से किसी एक के बराबर होगा। तो इसीलिए उतना ही ये होगा जितना यह होगा या जितना ये होगा। तो इसीलिए E1c बराबर E2c बराबर आ गया 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। बीच की दूरी 0.10 रखी गई है, क्योंकि देखिए बीच की दूरी 0.1 मीटर है। तो इसमें भी उतनी ही दूरी है, इसमें भी उतनी ही दूरी है, तो किसी एक दूरी को रख दिया गया। अब देखिए कह रहा है कि इन दोनों सदिशों की दिशाएं चित्र 1.14 में दर्शाई गई हैं। इन दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण EC बराबर E1c cos π/3। पाई का मतलब 180, देखिए जो हमने बताया कि 120 डिग्री पे लगेगा तो परिणामी इतना आ रहा है, और देखिए निकाल करके भी देखा गया तो उतना ही आ रहा है। तो अब इसमें देखते हैं, तो 120 डिग्री का है या π/3 का है, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो ये 180 में 3 का भाग देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए इस तरह निकाला गया है। तो यहाँ पर देखिए ये कोण हमारा 60 डिग्री है और ये पूरा कोण 120 डिग्री है, तो ये आधा 60 डिग्री होगा। तो जाहिर सी बात है अगर हम इधर की बात करें तो ये एंगल, तो पास में कास सामने साइन हमने बताया था जब सदिश पढ़ रहे थे। तो इस तरफ कास थीटा के टर्म में लिखेंगे, इस तरफ साइन थीटा के टर्म में लिखेंगे। तो इधर इसके कारण अगर इधर देखा जाए तो ये EC cos थीटा हो जाएगा, E1c cos थीटा परिणामी इसके कारण, और इसके कारण E2c cos थीटा। तो थीटा 60 डिग्री है, तो इसको चाहे 60 कह दें चाहे π/3 कह दें, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है और उसमें 3 का भाग देंगे तो 60 डिग्री ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर उसने EC = E1c cos π/3 लिख दिया है प्लस E2c cos π/3, और दोनों का परिणामी निकालेगा तो यही आएगा 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। अब EC दाईं ओर निर्दिष्ट है, तीर के द्वारा हमें पता चल गया परिणामी दाईं तरफ जा रहा है। अब आगे हम लोग स्टडी कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन। तो कह रहा है पिछले अनुभाग में हमने विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया। यह एक सदिश राशि है तथा इसे हम सदिशों की भांति ही निरूपित कर सकते हैं। आइए किसी बिंदु आवेश के कारण E को चित्रात्मक निरूपित करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए बिंदु आवेश मूल बिंदु पर स्थित है। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश संकेत करते हुए क्षेत्र की तीव्रता की आनुपातिक लंबाई के सदिश खींचिए। तो ये देखिए एक धन चिन्ह है, धन आवेश है। तो हमने बताया था कि धन से बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और ऋण में अंदर की ओर। तो देखिए तीर बाहर की ओर किया है और ये तीर जो है ये बता रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश संकेत करते हुए क्षेत्र की तीव्रता की अनुपातिक लंबाई के अनुदिश खींचिए। क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार, जैसे यहाँ देखिए अगर गौर से देखिए तो ये तीर ज़्यादा लंबी है, फिर ये उससे कम लंबी है,
फिर ये और कम लंबी है। मतलब जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं तो तीर की लंबाई घटाता जा रहा है। इससे पता चल रहा है कि पास में तीव्रता ज़्यादा है और दूर जाने पर धीरे धीरे कम हो रही है। चूंकि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण आवेश से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुसार घटता है। अभी हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा है, E = 1/4πε0 Q/r²। तो r² वर्ग का व्युत्क्रमानुपात है, क्योंकि नीचे r² लिखा गया है। तो वही कह रहा है कि चूंकि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण आवेश से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुसार घटता है। जैसे बात व्युत्क्रमानुपाती है और दूरी बढ़ रही है तो घटेगा, घटता है। मूल बिंदु से दूर जाने पर सदिश की लंबाई निरंतर घटती जाती है तथा इसकी दिशा सदैव बहिर्मुखी अरीय संकेत करती है। अरीय का मतलब रेडियल, त्रिज्यीय, त्रिज्या में। जैसे यहाँ वृत्त खींच दें तो ये वृत्त की त्रिज्या की तरह बाहर की ओर रहेंगी, बहिर्मुखी। अरीय मतलब त्रिज्या में। चित्र 1.15 में जैसा हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है चित्र 1.15 इसी चित्रण को दर्शाता है। चित्र 1.15 इस चित्रण में प्रत्येक तीर विद्युत क्षेत्र अर्थात उस तीर के पुच्छ पर स्थित इकाई धनावेश पर लगने वाला बल दर्शाता है। तो प्रत्येक तीर इस धन आवेश पर लगने वाला बल दिखा रहा है। इस दिशा में संकेत करने वाले तीरों को मिलाने पर प्राप्त परिणामी चित्र क्षेत्र रेखा को निरूपित करता है। तो ये जो तीर के निशान है मिलाने पर विद्युत क्षेत्र को निरूपित करते हैं और तीर की दिशा विद्युत बल को निरूपित करती है। इस प्रकार हमें बहुत सी क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होती हैं जिनमें सभी बिंदु आवेश से बाहर की ओर संकेत करती हैं। क्या हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा परिमाण के विषय में जानकारी नष्ट कर दी है, क्योंकि वह तो तीर की लंबाई में समाई हुई थी? नहीं। अब क्षेत्र के परिमाण को क्षेत्र रेखाओं के घनत्व द्वारा निरूपित किया जाता है। तो क्षेत्र के परिमाण को क्षेत्र रेखाओं के घनत्व द्वारा, जैसे यहाँ ज्यादा घनी होंगी ये तो ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा। बाहर की तरफ देखिए इनका घनापन कम होता जा रहा है, यहाँ फैलती जा रही है, यहाँ कम दूरी पर है, यहाँ बहुत दूरी हो गई। तो घनत्व पात में ज्यादा है, दूर कम है। घनत्व का मतलब घनापन, तो जितना घनापन कम होगा विद्युत क्षेत्र उतना कम होता जाएगा। तो वही कह रहा है कि अब क्षेत्र के परिमाण को क्षेत्र रेखाओं के घनत्व द्वारा निरूपित किया जाता है। आवेश के निकट ई प्रबल होता है, अतः आवेश के निकट क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होता है तथा क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं। सघन का मतलब घनी होती है। देखिए यहाँ पास पास है, यहाँ दूर होती चली जा रही है। आवेश से दूर जाने पर क्षेत्र दुर्बल होता है तथा क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कम होता है। परिणाम स्वरूप रेखाएं भी दूर दूर होती हैं। अब देखिए कह रहा है कि कोई व्यक्ति अधिक रेखाएं खींच सकता है, परंतु रेखाओं की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में किसी क्षेत्र में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। अतः महत्वपूर्ण यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में रेखाओं का आपेक्षिक घनत्व क्या है। घनत्व कितना, इससे मतलब है रेखाएं कितनी भी खींची जाए। जहाँ पे घनत्व ज्यादा होगा वहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रबल होगा। अब देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र प्रबलता की दूरी पर निर्भरता तथा इसका क्षेत्र रेखाओं की संख्या से संबंध
तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो रेखा उतनी ही रेखाएं यहाँ पर ज़्यादा क्षेत्रफल में हैं, उतनी ही रेखाएं यहाँ पर कम क्षेत्रफल में। तो प्रबल क्षेत्र वाला स्थान क्योंकि कम क्षेत्रफल में उतनी ही रेखाएं हैं। ये दुर्बल क्षेत्र वाला स्थान क्योंकि यहाँ पर देखिए इतने ही क्षेत्र में 2 ही बल रेखाएं गुजर रही हैं, यहाँ उतने ही क्षेत्र में 3 बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो इसको समझना। तो हम कागज के पृष्ठ पर चित्र खींचते हैं, अर्थात हम द्विविमीय चित्र खींचते हैं। द्विविमीय मतलब लंबाई और चौड़ाई केवल उसी का ये चित्र है। परंतु हम 3 विमाओं में रहते हैं, परंतु हम रहते 3 विमाओं में हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि बिंदु आवेश में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब तीनों विमाओं में बल रेखाएं निकल रही। अतः यदि हमें क्षेत्र रेखाओं के घनत्व का आकलन करना है तो हमें इन रेखाओं के लंबवत अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल में क्षेत्र रेखाओं की संख्या पर विचार करना होगा। तो ये कह रहा है कि अगर हमें क्षेत्र रेखाओं के घनत्व का आकलन करना है तो क्षेत्र रेखाओं के लंबवत, जैसे रेखाएं चल रही हैं तो जैसे ऐसे रेखाएं चल रही हैं तो इसी पे सीधा हम ऐसे लंबवत कर दें 90 डिग्री के कोण पर, जैसे चाकू रख के इनको काटें 90 डिग्री के कोण पर, तो उस तरह ये वाला हमारा पृष्ठ है। कुल मिलाकर के अगर ये पेज में बनी हुई बल रेखाएं हैं तो पेज के लंबवत अगर चाकू रखें ऐसे तो 90 डिग्री पर ये हमारा प्लेन है, तभी ये बल रेखाएं इनके अंदर से गुजरेंगे। तो इसी को ट्रांसवर्स सेक्शन कहेंगे, अनुप्रस्थ काट। चूंकि किसी बिंदु आवेश से दूरी के वर्ग के अनुसार विद्युत क्षेत्र कम होता है तथा आवेश को परिबद्ध करने वाला क्षेत्र दूरी के वर्ग के अनुसार बढ़ता जाता है, परिबद्ध क्षेत्र से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या सदैव नियत रहती है, चाहे आवेश से उस क्षेत्र की दूरी कुछ भी हो। तो क्षेत्र रेखाओं की देखिए यहाँ से जो बल रेखाएं निकल रही हैं ये सब उतनी ही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ कम क्षेत्रफल पर हैं, यहाँ पर ज़्यादा क्षेत्रफल पर हैं। तो भाई कह रहा है कि चूंकि किसी बिंदु आवेश से दूरी के वर्ग के अनुसार विद्युत क्षेत्र कम होता जाता है, क्योंकि Q/R² होता है तो वर्ग के अनुसार कम होता जाता है, तथा आवेश को परिबद्ध करने वाला क्षेत्र दूरी के वर्ग के अनुसार बढ़ता जाता है। तो दूरी के वर्ग के अनुसार ये क्षेत्र बढ़ता जाता है। परिबद्ध क्षेत्र से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या सदैव नियत रहती है। तो उसी हिसाब से जिस हिसाब से R का स्क्वायर करते हैं तो क्षेत्रफल भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। मतलब यहाँ पर अगर R देखा जाए तो इतने क्षेत्रफल पर उतनी रेखाएं हैं, और यहाँ जाने पर R बढ़ जाएगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। कुल मिला के जितना आगे जाएंगे क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा और पूरे क्षेत्रफल में बल रेखाएं नियत रहेंगी, बस ज़्यादा क्षेत्रफल पर यही बल रेखाएं हो जाएंगी। ये कहने का मतलब बल रेखाएं नियत रहती, चाहे आवेश से उस क्षेत्र की दूरी कुछ भी हो, कितना भी बढ़ाते चले जाएं क्षेत्रफल उसी दूरी के हिसाब से बढ़ता जाएगा और ये बल रेखाएं उस पूरे क्षेत्रफल में उतने ही रहेंगी। हमने आरंभ में यह कहा था कि क्षेत्र रेखाएं दिक् स्थान यानी खाली स्थान के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विषय में सूचनाएं पहुंचाती हैं। कुछ क्षेत्र रेखाओं का समुच्चय यानी झुंड खींचने पर, यह झुंड है पूरा, बहुत बल रेखाएं तो इसको समुच्चय बोलते हैं, साधारण भाषा में झुंड। तो वही कह रहा है कि कुछ क्षेत्र रेखाओं का समुच्चय खींचने पर विभिन्न बिंदुओं पर क्षेत्र रेखाओं का आपेक्षिक संख्या घनत्व अर्थात अत्यधिक निकटता उन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता इंगित करता है। तो कुल मिला के आपेक्षिक घनत्व का मतलब यहाँ घना पन है तो इसकी तुलना में आप इसकी तुलना की अपेक्षा ये ज़्यादा यहाँ पर घनत्व है, यानी विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा हैं, ज़्यादा पास है तो यहाँ पर प्रबलता ज़्यादा है। ये कहने का मतलब ज़्यादा नहीं है विद्युत बल रेखाएं, पास है तो प्रबलता ज़्यादा है। तो वही कह रहा है कि कुछ क्षेत्र रेखाओं का समुच्चय खींचने पर विभिन्न बिंदुओं पर क्षेत्र रेखाओं का अपेक्षिक संख्या घनत्व अर्थात अत्यधिक निकटता, नज़दीक आ गई, यहाँ पास है यहाँ दूर है, उन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता इंगित करता है। जहाँ क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं वहाँ क्षेत्र प्रबल होता है तथा जहाँ दूर होती हैं वहाँ दुर्बल होता है। चित्र 1.16 यही चित्र
क्षेत्र रेखाओं का समुच्चय दर्शाया गया है। इन बिंदुओं R तथा S पर, ये R है ये S पर वहां की क्षेत्र रेखाओं के अभिलंब दो समान तथा छोटे क्षेत्र अवयवों की कल्पना कर सकते हैं। यानी छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया गया तो उसी की कल्पना कर सकते हैं। हमारे चित्रण में इन क्षेत्र अवयवों को काटने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्रों के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती हैं। ऐसी बात है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इन संख्याओं के अनुक्रमानुपाती हैं। विद्युत क्षेत्र जितनी संख्याएं गुजरेंगी उतना ज़्यादा विद्युत क्षेत्र होगा। चित्रण यह दर्शाता है कि बिंदु R पर क्षेत्र बिंदु S पर क्षेत्र की तुलना में अधिक प्रबल है। बिंदु R पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 बल रेखाएं देखिए गुजर रही हैं। यहाँ कायदे से 2 भी नहीं गुजर रही है, ये भी बाहर जा रही है। कायदे से तो एक ही गुजर रही है, तो इसलिए ज़्यादा प्रबल है, ये कम प्रबल है। क्षेत्रफल पर अथवा क्षेत्र अवयव द्वारा अंतरित घन कोण। हम देखिए घन कोण की बात आई गई कि मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पर, त्रिविमीय मतलब तीनों दिशाओं पर, एक पेपर के प्लेन पर नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों पर, त्रिविमीय जिसको कहते हैं, या अंतराकाश में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर। तो वही कह रहा है कि क्षेत्रफल पर अथवा क्षेत्र अवयव द्वारा अंतरित घन कोण पर क्षेत्र रेखाओं की निर्भरता को समझने के लिए आइए हम क्षेत्रफल और घन कोण, जो कोण का 3 विमाओं में व्यापीकरण है, अभी हमने बताया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 विमा के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। याद कीजिए 2 विमाओं में किसी समतल कोण की परिभाषा किस प्रकार की जाती है। अब 2 विमाओं की बात आ जाए तो लंबाई चौड़ाई होगी, 3 विमाओं की बात की जाए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो जाएंगे। तो वही कह रहा है 2 विमाओं में कह रहा है कि मान लीजिए कोई छोटा अनुप्रस्थ क्षेत्र अवयव डेल्टा L बिंदु O से R दूरी पर रखा जाता है। O से R दूरी पर डेल्टा L, ये R1 दूरी है, OP1, ये R2 दूरी है, OP2, R दूरी पर कह रहा है, इसमें शायद न लिखा गया हो। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए कोई छोटा अनुप्रस्थ क्षेत्र रेखा अवयव डेल्टा L बिंदुओं से R दूरी पर रखा जाता है, तब O पर डेल्टा L द्वारा अंतरित कोण का सन्निकटन। तो अंतरित कोण क्या होगा? O पर डेल्टा L द्वारा, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है, तो चाप हमारा डेल्टा L हो जाएगा, यानी जो दूरी है, और त्रिज्या वाली दूरी R हो जाएगी। तो वही डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा L बाई R लिख दिया है के रूप में किया जाता है। यह लंबाई और चौड़ाई जब 2 ही हैं तब की बात कर रहा है, यानी पेपर के प्लेन पर। इसी प्रकार 3 विमाओं में किसी छोटे लंबवत क्षेत्र डेल्टा S द्वारा दूरी R पर अंतरित घन कोण की बात की जाए तो डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा S अपान R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा L है तो ये एक भुजा थी, एक विमा थी, यहाँ डेल्टा S है तो क्षेत्र की बात हो रही है, यानी क्षेत्रफल। तो यहाँ डेल्टा S है तो यहाँ नीचे R स्क्वायर है, यहाँ पर एक ही भुजा थी तो नीचे R था। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यहाँ पर घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है। हम जानते हैं, अब ध्यान दीजिए कि कोण और घन कोण में क्या अंतर आ गया, क्योंकि यहाँ पर तीनों विमाएं हैं, यहाँ पर 2 ही विमा है। हम जानते हैं कि किसी दिए गए घन कोण में अरीय क्षेत्र रेखाएं, यानी त्रिज्या में जो जाने वाली रेखाएं हैं, रेडियल जो लाइंस हैं वो अरीय क्षेत्रीय रेखा यानी त्रिज्यीय क्षेत्र रेखाएं, त्रिज्या में जो जा रही हैं, की संख्या समान होती है। कह रहा है हम जानते हैं कि किसी दिए गए घन कोण में अरीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या समान होती है। चित्र 1.16 में आवेश से R1 तथा R2 दूरियों पर स्थित 2 बिंदुओं P1 तथा P2 के लिए घन कोण डेल्टा ओमेगा द्वारा P1 पर अंतरित क्षेत्र अवयव R1 स्क्वायर और डेल्टा ओमेगा तथा P2 पर अंतरित
क्षेत्र अवयव R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा है। जाहिर सी बात है कि ये डेल्टा एस की बात हो जाएगी तो डेल्टा ओमेगा आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर डेल्टा ओमेगा R1 पर R1 स्क्वायर हो गया और R2 पर डेल्टा ओमेगा R2 स्क्वायर हो गया। डेल्टा एस बराबर ये डेल्टा एस कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो ये क्षेत्रीय चाप की बात, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अब देखिए कह रहा है इन क्षेत्र अवयवों को काटने वाली रेखाओं की संख्या मान लीजिए n समान है। ऐसी बात अभी हमने बार बार देखा कि क्षेत्रफल आगे जाने पर बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो बल रेखाएं एक दूसरे से दूर होंगी, तो क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा दूरी बढ़ने पर, लेकिन बल रेखाओं की संख्या समान रहेगी। तो वही कह रहा है कि इस प्रकार अतः एकांक क्षेत्र अवयव को काटने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या P1 पर n/R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा होगी। P1 पर n/R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा तथा P2 पर n/R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा है। तो यहाँ पर देखिए ये क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल इसका इधर चलेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इस क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो मान लीजिए n गुजर रही हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये इधर आ जाएगा तो R स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। तो कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल इतना है। तो मान लीजिए इसको देखिए करके दिखा दें, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा एस आर स्क्वायर। तो डेल्टा एस बराबर डेल्टा ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये इतने से कितनी गुजर रही हैं, n। तो 1 से n बटे डेल्टा एस। अब डेल्टा एस बराबर इतना ही है, तो n अपान डेल्टा ओमेगा आर स्क्वायर। अब R1 की बात करेंगे तो R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। P2 पर R2 है तो R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। तो 1 से मतलब एकांक। तो वही कह रहा है कि अतः एकांक क्षेत्र अवयव को काटने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या P1 पर n/R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा तथा P2 पर n/R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्षेत्र रेखाओं की संख्या और इसीलिए क्षेत्र प्रबलता स्पष्ट रूप से 1/r स्क्वायर पर निर्भर करती है। तो चूंकि r स्क्वायर नीचे है तो इसीलिए 1/r स्क्वायर पर क्षेत्र रेखाओं की संख्या या क्षेत्र प्रबलता, जितनी संख्या ज़्यादा होगी उतना ही विद्युत क्षेत्र की प्रबलता ज़्यादा होगी। तो 1/r स्क्वायर पर निर्भर करती है। अब देखिए कह रहा है कि क्षेत्र रेखाओं के चित्रण की खोज फैराडे ने आवेशित विन्यासों के चारों ओर विद्युत क्षेत्र का मानस प्रत्यक्षीकरण करने के एक अंतर्दर्शी अगणितीय उपाय को विकसित करने के लिए की थी। तो ये फैराडे ने इस तरह विन्यास बना करके विद्युत क्षेत्र को मानस प्रत्यक्षीकरण मतलब मनुष्य के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने के लिए एक अंतर्दर्शी अगणितीय उपाय, मतलब एक गणितीय ढंग से नहीं फिट किया था, बल्कि एक तरह से दिमाग में आदमी के फिट हो जाए उस हिसाब से इन्होंने विकसित की। फैराडे ने इन्हें बल रेखाएं कहा था। यह पद विशेषकर चुंबकीय क्षेत्रों के प्रकरण के लिए कुछ भ्रामक है। तो इन्हें बल रेखाएं कहा था, लेकिन यह पद विशेषकर चुंबकीय क्षेत्रों के प्रकरण के लिए कुछ भ्रामक है। इनके लिए अधिक उचित पद क्षेत्र रेखाएं वैद्युत अथवा चुंबकीय हैं, जिन्हें हमने इस पुस्तक में अपनाया। तो विद्युत बल रेखाएं हैं। अगर चुंबकीय बल रेखाओं की बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो थोड़ा सा इस तरह जो बनाया गया है थोड़ा सा अटपटा लगेगा। अब जब चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आएगा। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशों के अभिविन्यास के चारों ओर विद्युत क्षेत्र के चित्रात्मक निरूपण का एक उपाय है। व्यापक रूप में विद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा वक्र होती है जिसके किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी उस बिंदु पर लगे नेट बल की दिशा को निरूपित करता है।
इस वक्र के किसी बिंदु पर स्पष्ट रूप से स्पर्शी द्वारा विद्युत क्षेत्र की दो संभावित दिशाओं में से कोई एक दिशा दर्शाने के लिए वक्र पर तीर का चिन्ह अंकित करना आवश्यक है। क्षेत्र रेखा एक दिक् स्थान यानी खाली स्थान में वक्र अथवा तीन विमाओं में वक्र होती है, तो 3 डायमेंशनल होती है, इसको ध्यान देना। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया, इसको देख लेते हैं। कह रहा है घन कोण शंकु की एक माप है। एक शंकु बना दें, जैसे हमारा आइसक्रीम खाने वाला वो होता है। इसको एक शंकु कहेंगे, जैसे आइसक्रीम खाने वाला वो ढक होता है जिसमें आइसक्रीम खाते हैं, तो एक तरह से ये कोण है। तो इसी की बात कर रहा है कि घन कोण शंकु की एक माप है। आर त्रिज्या के गोले, ये मान लो गोला है, ये तो वैसे हमारा ये वृत्त है, यहाँ पर गोले की बात कर रहा है इसलिए क्योंकि घन कोण त्रिविमीय होता है, तो गोले में ही 3 विमाएं होंगी, वृत्त में नहीं। तो आर त्रिज्या के गोले वाले दिए गए शंकु के परिच्छेद पर विचार कीजिए। ये मान लीजिए कि एक कागज में नहीं बना बल्कि ये गोला है, त्रिविमीय है। ऐसी बात है कि जो आइसक्रीम का कोन होता है वो 3 विमाएं उसमें भी होती हैं। तो वही कह रहा है कि घन कोण शंकु की एक माप है। आर त्रिज्या के गोले वाले दिए गए शंकु के परिच्छेद पर विचार कीजिए। शंकु के घन कोण डेल्टा ओमेगा की परिभाषा हमें डेल्टा एस अपान आर स्क्वायर के बराबर मानकर करते हैं। तब मान लीजिए ये कोण जो है, ये कोण है, यही डेल्टा ओमेगा है, और इसका ये जो क्षेत्रफल है यही डेल्टा एस है, और ये भुजा जो है ये आर है, ये आर है, तो ये त्रिज्या अपान आर स्क्वायर के बराबर मानकर करते हैं। यहाँ डेल्टा एस शंकु द्वारा गोले पर काटा गया क्षेत्र है, तो अगर गोला होता तो शंकु द्वारा इस पर काटा गया ये क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर देखिए चित्र 1.17, तो इसको पहले देख लेते हैं। तो कह रहा है चित्र 1.17 विभिन्न आवेश वितरणों के कारण क्षेत्र रेखाएं। तो यहाँ पर देखिए Q इज स्मॉलर देन 0, Q इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा मतलब धनात्मक, 0 से कम मतलब ऋणात्मक। इसका मतलब 0 से ज़्यादा है तो धनात्मक आवेश है। तो धनात्मक आवेश में हमने बताया था विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, तो तीर का निशान बाहर की ओर है। यहाँ पर देखिए Q माइनस स्मॉलर देन 0 यानी Q का मान ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक आवेश में हमने बताया था कि विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाएंगे, और कारण भी बताया था कि ऋण चिन्ह का मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से इसके पास आया है, तो आया है तो आने वाली रेखा, और धन वाले में गया है निकल के तो जाने वाली रेखा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए धन आवेश है, धन आवेश है, तो धन धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगे तो बाहर ओर जा रही हैं। और यहाँ पर देखिए चूंकि ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये बल रेखाएं इस तरह मुड़ जा रही हैं। अब यहाँ पर देखिए एक धन है एक ऋण है, तो जैसी बात धन से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं और ऋण में अंदर की ओर जाती हैं, तो इससे जो बाहर निकल रही है इसी में अंदर की ओर जाने लगी, इससे बाहर निकलना है इसमें अंदर की ओर जाने लगी। तो इस प्रकार से चित्र बनाए जाते हैं। तब इसको देखते हैं। चित्र 1.17 अभी हमने देख लिया। में कुछ सरल आवेश विन्यासों के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई हैं।
जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। ये क्षेत्र रेखाएं 3 विमीय दिक् स्थान में है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अंतराकाश में एक तरह से है। ये एक कागज के प्लेन पर नहीं है, हमारी तरफ भी निकल रही है इसी तरह, और इस पृष्ठ के अंदर की तरफ भी निकल रही है, चारों ओर निकल रही हैं, जैसे एक गोले में चारों ओर कांटे बना दिए जाए उस तरह। ये क्षेत्र रेखाएं त्रिविमीय दिक् स्थान में है। यद्यपि चित्र में इन्हें केवल एक तल में दर्शाया गया है, क्योंकि कागज में हम उस तरह गोला बना नहीं सकते। एकल धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यता अरी बहिर्मुखी होती हैं, त्रिज्या में बाहर की ओर निकल रही हैं धन आवेश के कारण, कई बार अंडरलाइन कर चुके हैं। जबकि एकल ऋण आवेश के कारण क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यता अंतर्मुखी होती हैं। फिर से इसको अंडरलाइन कर देते हैं। दो धनावेश क्यू के निकाय के चारों ओर की क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिकर्षण का एक सजीव चित्रण करती हैं, जबकि परिमाण में समान दो विजातीय आवेशों Q माइनस Q अर्थात किसी द्विध्रुव के चारों ओर, जैसे बात दो ध्रुव बन जाएंगे, एक धन एक ऋण, के चारों क्षेत्र रेखाएं आवेशों के बीच स्पष्ट पारस्परिक आकर्षण दर्शाती। तो धन ऋण था तो उसमें प्रवेश कर रही थी आकर्षण के कारण, और धन धन था तो प्रतिकर्षित हो रही थी, जैसा अभी हमने चित्र में देखा। क्षेत्र रेखाएं कुछ महत्वपूर्ण सामान्य गुणों का पालन करती हैं। क्षेत्र रेखाएं कुछ पालन करती हैं, तो इनको समझ लीजिए। कौन कौन से क्षेत्र रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, जैसा अभी हमने नीचे वाले चित्र में देखा। यदि आवेश एकल है तो ये अनंत से आरंभ अर्थात अनंत पर समाप्त हो सकती हैं। यदि आवेश एकल है, एक ही है, तो ये निकल करके अनंत तक जा सकती है। किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं को ऐसे सतत वक्र माना जा सकता है जो कहीं नहीं टूटते। तो अगर अनंत में कोई एक ये पॉइंट रख दिया जाए तो ये सतत ऐसे बल रेखाएं जाती रहेंगी और कभी नहीं टूटेंगी, मतलब आगे जाती रहेंगी। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काटती। जैसी बात है कि त्रिज्यीय होती हैं, त्रिज्या में होती हैं तो बाहर की तरफ फैलती जाएंगी, जाहिर सी बात है कभी एक दूसरे को काट ही नहीं सकती। तो वही कह रहा है कि किसी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदापि नहीं काटती। यदि वे ऐसा करें तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर क्षेत्र की केवल एक दिशा नहीं होगी जो निरर्थक है। अगर ये भूल से कट जाए तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं हो जाएंगी, दो दिशाएं हो जाएंगी, जबकि ऐसा होता ही नहीं तो कभी काट ही नहीं सकती। तो इसीलिए कह रहा है कि यदि वे ऐसा करें तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर क्षेत्र की केवल एक दिशा नहीं होगी जो निरर्थक। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती। अगर एक जगह स्थिर है आवेश तो जो बल रेखाएं हैं वो कभी बंद लूप नहीं बनाती हैं। यह विद्युत क्षेत्र की संरक्षणात्मक प्रकृति के से अनुदेश है। अध्याय 2 देखें, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं संरक्षणात्मक होती हैं, यानी कंजर्व होती हैं, कभी नष्ट नहीं होती हैं। तो इसलिए कभी लूप नहीं बनाती हैं। लूप का मतलब घेराव, इस तरह घेरा नहीं बनाती। अब देखिए ये तो खत्म हो गया विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब आगे आ जाता है वैद्युत फ्लक्स। तो इसके बारे में अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।